Hello everyone, today's topic is leprosy. In today's class, I will be discussing about epidemiology of leprosy, classification and the difference between various type of leprosy, especially multibacillary versus paucibacillary leprosy. तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट. It is also called as Hansen's disease because the causative organism जो इसका है वो है एम लेप्री या फिर एम लेप्रोमेटोसिस. इसको पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? गेरार्ड हैंसन ने. तो इन्हीं के नाम पर इसको हम हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़. और ये अराउंड द वर्ल्ड मोर देन 120 कंट्रीज़ में है. अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख न्यू केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं इसके. एलिमिनेशन ग्लोबली हमने अचीव कर लिया था इन द ईयर ऑफ 2000 एंड इन मोस्ट कंट्री बाय द ईयर ऑफ 2010. इसकी डेफिनेशन क्या है एलिमिनेशन की? डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन इज प्रेवलेंस ऑफ लेस देन 1 पर 10,000. यानी कि अगर हमें एक से कम केस मिल रहा है आउट ऑफ 10,000 पॉपुलेशन, देन वी कैन से द लेप्रेसी इज एलिमिनेटेड. एज पर द रीसेंट डेटा फ्रॉम WHO 2023, 3 countries including Brazil, India and Indonesia, they continue to report more than 10,000 new cases per year. So this is the current problem statement. Now let's go to epidemiology. Epidemiological triad. In triad what do we have? Agent, host and environment. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजेंट के बारे में. एजेंट इसका क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर लेप्रोमेटोसिस, जो कि एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ग्रो करता है 27 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कि इनको सेल के अंदर ही रहना है, सेल के बाहर दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, उसके बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ये एसिड फर्स्ट बेसिलाई होते हैं. बेसिलाई मतलब रॉड शेप ऑर्गेनिज्म होते हैं, रॉड की तरह दिखेंगे और स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ रेप्लिकेट करते हैं? मैक्रोफेजेस में, एंडोथेलियल सेल्स में और स्वान सेल्स में. इसीलिए लेप्रेसी में जो नर्व्स की डिसऑर्डर है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका? मल्टीबैसिलरी केस यानी कि लेप्रोमेटस लेप्रेसी वाला केस यानी कि पेशेंट इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, या फिर 9 बैंड आर्मेडिलो जो कि इन्फेक्टेड होगा, जो कि इसका जूनोटिक रिजर्वायर है, वो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. पोर्टल ऑफ एक्सिट क्या होगा? नोज़ थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, नोज़ और माउथ. इन्फेक्टिविटी, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस बट लो पैथोजेनिक. इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है पर पैथोजेनिसिटी बहुत कम है. अटैक रेट इसकी 4.4 से 12% है. इन केस ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेप्रोमेटस केसेस, मतलब लेप्रोमेटस लेप्रेसी के जो केसेस हैं 5 ईयर के अंदर में 4.4 to 12% अटैक रेट है इसका. नाउ होस्ट फैक्टर. होस्ट फैक्टर में अगर हम एज की बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर इंसिडेंस हमें किस एज में मिलेगा? 10 to 20 ईयर की एज में. और इट इज़ मोर कॉमन इन मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. और अगर हम अर्बन और रूरल की बात करें तो माइग्रेशन इसका रूरल से अर्बन की तरफ हुआ है. प्रेवलेंस पूल कैसा है इसका? मतलब कि ये किस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, और सारे केसेस नए हो चाहे पुराने हो, तो उसका कांस्टेंट फ्लक्स है. मतलब अगर नए पेशेंट आ रहे हैं तो पुराने पेशेंट ट्रीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए इसका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है. मतलब एक तरीके से नंबर जो है वो कांस्टेंट है. सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ आर इक्वल. इनएक्टिवेशन ऑफ डिजीज़ अकर्स बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जो कि हमारा मल्टी ड्रग थेरेपी है, MDT. और इम्यूनिटी इसमें जो इन्वॉल्व होती है दैट इज़ मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. जो हमारी B और T सेल्स होती हैं बॉडी की, वो जिस इम्यूनिटी को मीडिएट करती हैं, दैट इज़ द मेन इम्यूनिटी वर्किंग ऑन दिस. एंड जेनेटिक फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो HLA एंटीजन रिलेशन है इसमें. नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर. अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस केस, मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शियस केस प्रेजेंट हो अगर, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है. ओवर क्राउडिंग होगी, लैक ऑफ वेंटिलेशन या फिर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, ऐसे केसेस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो एम लेप्री यानी कि इसका बेसिलाई है दैट विल बी एबल टू सर्वाइव मोर. तो उस केस में
रिस्क फैक्टर हो जाएगा। वेरियस अदर सोशल फैक्टर जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट को कॉज करते हैं, मतलब जिसकी वजह से क्लोज कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट का या अदर पर्सन का, तो उस केस में ये एक फैक्टर हो गया। सोशल पैथोलॉजी, सोशल डिजीज़ भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ बहुत स्टिग्मा जुड़ा है। पेशेंट को अगर हो जाता है तो वो जानबूझ के बताते नहीं हैं। और वो बताते क्यों नहीं है? क्योंकि डिफ़ॉर्मिटीज़ जो इसकी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं, फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं और इस वजह से पेशेंट उसको छुपा ले जाते हैं। इसीलिए इससे सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एरोसॉल ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। मतलब अगर कोई पेशेंट है तो अगर खांसेगा या छींकेगा तो वो जो एरोसॉल जनरेट होंगे, ड्रॉपलेट जनरेट होंगे, उससे कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको इन्फेक्शन हो सकता है। डायरेक्ट इन्फेक्शन स्किन टू स्किन हो सकता है अगर क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे होगा? अगर वो ड्रॉपलेट्स या फोमाइट्स जो हैं सॉइल के कांटेक्ट में आ गए हैं और कोई दूसरा पर्सन उस सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि अगर बच्चे खेल रहे हैं या हम लोग बेयर फुट वॉक कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, मिट्टी का कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसा कोई फोमाइट है तो फिर वो आ जाएगा। और रूट क्या हो सकते हैं? कोई इंसेक्ट वेक्टर बाइट करके वो कर दे, बाइट करे पेशेंट को और फिर दूसरे पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को बाइट कर दे, या फिर कोई टैटूइंग कराए, या फिर अगर कोई लेप्रोमेटस पेशेंट या फीमेल पेशेंट है तो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेट होता है तो उससे बच्चे को होने के चांसेस रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वेरियस है, इसका वेरी करता है। लेप्रोमेटस केस में 3 से 5 साल भी जा सकता है, कभी कभी और भी ज़्यादा हो सकता है। और ट्यूबरकुलाइट केस में ये रिलेटिवली शॉर्टर होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही वेरिएबल है इसका। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो मेन हमारा पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड होता है। क्लासिफिकेशन में कई सारे क्लासिफिकेशन, इसमें WHO ने क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें हम लेप्रेसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप की लेप्रेसी होती है, पॉसीबैसिलरी या फिर मल्टीबैसिलरी। पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी में जिसमें हम 1 से 5 तक स्किन लीजन होंगे, इसमें कोई भी हम बैसिलाई यानी कि बैक्टीरिया को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्लिट स्किन स्मीयर लेंगे तो उसमें हमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं पॉसीबैसिलरी। पॉसी मतलब कम या नो, मतलब नियर अबाउट नो, स्लाइटली वेरी लेस बैक्टीरिया, तो हमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिल रहा है और 1 से 5 स्किन लीजन है। अब मल्टीबैसिलरी क्या होगा? ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा स्किन लीजन होंगे, बैक्टीरिया भी हमें मिलेगा स्लिट स्किन स्मीयर में, और साथ में या फिर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब प्योर न्यूराइटिक कंप्लेन होगी, या फिर स्किन लीजन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और न्यूराइटिक होगी। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा अगर, तो हम मल्टीबैसिलरी करेंगे। तो ये हो गया हमारा WHO क्लासिफिकेशन। फिर हमारा आता है दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि इम्यूनोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पे बेस है, जिसको हम बोलते हैं रिडले-जॉपलिन क्लासिफिकेशन, उस कॉमनली जो हम फॉलो करते हैं। तो इसमें हमारे 5 टाइप के लेप्रोसी होते हैं: ट्यूबरकुलाइट, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइट, मिड बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो जैसे जैसे हम ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी से लेप्रोमेटस लेप्रोसी की तरफ मूव करते हैं, इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, मतलब डिजीज़ जो है बहुत खतरनाक होती चली जाती है। तो ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी में क्या होगा? मेनली इसमें लोकलाइज हाइपोपिगमेंटेड लीजन होंगे, मतलब कुछ कुछ जगह पर आपको दिखेगा कि हाँ इस जगह पर एक हल्का हाइपोपिगमेंटेड पैच है या लीजन है, और जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, उसकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपको बैसिलाई मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मिलेगा तो बहुत थोड़ा बैसिलाई, बहुत थोड़े नंबर में मिलेगा। तो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होंगे, मतलब जो बॉडी का नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा सा लाइट कलर में आपको पैचेस दिखेंगे। फिर बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइट में क्या होगा? ये भी मोर और लेस हमारे ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी की तरह ही होगी, लेकिन इसमें जो लीजन है वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, और एज़ कम्पेयर टू ट्यूबरकुलाइट इसमें जो बैसिलाई हैं, नंबर ऑफ़ बैसिलाई वो ज़्यादा मिलेंगे हमें एज़ कम्पेयर टू ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी स्लिट स्किन स्मेयर में। फिर हम आते हैं थोड़ा सीवियर फॉर्म की तरफ, जो जिसको बोलते हैं मिड बॉर्डरलाइन या फिर एग्जैक्टली बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। तो ये एक अनस्टेबल फॉर्म होती है, इसमें हमें एनुलर मतलब रिंग की तरह दिखने वाले गोल गोल से लीजन दिखेंगे, पैचेस, और इसका जो बैक्टीरिया का लोड होगा यानी कि बैसिलरी लोड जो हम इसमें स्किन स्मीयर करेंगे, स्लिट स्किन स्मीयर, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, तो हम मॉडरेट लोड बोल सकते हैं। मतलब धीरे धीरे नंबर ऑफ बैसिलाई इन द स्लिट स्किन स्मीयर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलाइट टू बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइट एंड बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइट से मिड बॉर्डरलाइन या फिर बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। फिर आता है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, मतलब ये हमारी बॉर्डरलाइन या मिड बॉर्डरलाइन से भी थोड़ी सी और सीवियर हो गई है। इसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल सिमेट्रिक लीजन मिलेंगे, मतलब बॉडी में
दोनों तरफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। अगर थाई में है तो दूसरे भी थाई में होगा। इस तरह से हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी। या बैक में है तो दोनों तरफ होगा, राइट लेफ्ट में, दोनों साइड में। और इसमें जो बेसिलरी लोड है यानी कि स्मीयर में बेसिलरी लोड है वो और ज़्यादा हो जाएगा। फिर फाइनली आता है मोस्ट सीवियर फॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज लेप्रोमेटस लेप्रोसी। इसमें हमारा डिससेमिनेटेड नोड्यूल मतलब नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, नर्व डैमेज होगा और बहुत बॉडी में हर जगह पे आपको नोड्यूल्स दिखेंगे। डिससेमिनेटेड मतलब फैले हुए, पूरी बॉडी में फैले हुए होंगे। एंड हाई बेसिलरी काउंट्स होगा, बैक्टीरिया का काउंट हम इसमें स्मीयर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। और जो हमारी सेल इम्यूनिटी होगी वो उसका रिस्पॉन्स बहुत कम होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी बॉडी की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो बीमारी ज़्यादा अच्छे से अपीयर होगी। तो यानी कि जो बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे नोड्यूल हैं, डिसेमिनेटेड हैं, पूरी बॉडी में दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो गई, यानी कि सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी कम हो गई है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम हो गया है। दैट इज़ लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। इसमें सबसे पहला पिक्चर आप देखिए ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के, जिसमें आपको पैचेस दिख रहे हैं हाइपोपिगमेंटेड, आसपास की स्किन नॉर्मल है और बीच में जो आपको हाइपोपिगमेंटेड मतलब लाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं। और अगर आप इसको स्किन स्मीयर करेंगे, स्लेट स्किन स्मीयर, तो आपको बेसिलाई मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आपको दिख रहा है जिसमें एक हाथ और पैर दोनों की इमेज दिख रही है, दैट इज़ बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड मतलब उससे सीवियर फॉर्म। इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें अगर आप इसमें करेंगे तो थोड़े से बेसिलाई आपको मिल सकते हैं और साथ में ये एज़ कम्पेयर टू ट्यूबरकुलोइड इसमें लीजन भी ज़्यादा मिलेंगे। फिर मिड बॉर्डर लाइन या फिर बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इसमें हमारी इस जो पिक्चर में है, इस पिक्चर में बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी की तरह ही हमें एनुलर पैचेस दिख रहे हैं और सीवियर रिएक्शन भी दिख रही है, जो हमारी टाइप 1 रिएक्शन है वो भी हमें इसमें दिख रही है। फिर जो नेक्स्ट डायग्राम है, नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें ENL एरिथमा नोडोसम लेप्रम जो हमारा बॉर्डर लाइन लेप्रोसी के साथ आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन आ रही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया का लोड और बढ़ जाएगा। फिर फाइनली लेप्रोमेटस लेप्रोसी जिसमें हमारा डिससेमिनेटेड फेस नोड्यूल दिख रहे हैं। देखो पूरे फेस पे, ईयर पे, मतलब एक पार्ट का ये पिक्चर है, तो पूरे फेस और ईयर पे आपको बिल्कुल डिससेमिनेटेड फैले हुए पूरे में भरे भरे से नोड्यूल्स दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ट्यूबरकुलोइड से लेप्रोमेटस लेप्रोसी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी कम होगी और जो डिज़ीज़ की अपीयरेंस है वो और ज़्यादा सीवियर होती जाएगी, मतलब डिज़ीज़ और ज़्यादा अच्छे से आपको ऊपर से दिखेगी। फिर एडिशनल क्लासिफिकेशन और क्या हो सकते हैं, इंडियन क्लासिफिकेशन है। इसमें भी हम 5 टाइप देखते हैं, इंडिटर्मिनेट क्लासिफिकेशन, ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन एंड लेप्रोमेटस एंड फाइनली पॉलीन्यूराइटिक। तो इंडिटर्मिनेट किसको बोलते हैं, विच इज़ अर्ली अनडिफ्रेंशिएटेड लीजन, मतलब शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में 1-2 लीजन दिखेंगे, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि वो किस टाइप में जाएगा। वो ट्यूबरकुलोइड में भी जा सकता है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड में भी जा सकता है, मिड बॉर्डर लाइन या फिर बॉर्डर लाइन में भी जा सकता है, लेप्रोमेटस बॉर्डर लाइन में जा सकता है या फिर लेप्रोमेटस लेप्रोसी में भी जा सकता है। तो ऐसे रीज़न को हम इंडिटर्मिनेट बोलेंगे। फिर उसके बाद में ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन, लेप्रोमेटस, ये बिल्कुल सेम हमारा रेडले चॉपलिंग की तरह ही है। लास्ट में इसमें जो क्लासिफिकेशन में है टाइप, वो है पॉलीन्यूराइटिक या फिर प्योर न्यूराइटिक जिसको बोलते हैं। इसमें केवल नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें स्किन पर आपको कोई भी लीजन नहीं दिखेगा, जो एनुलर पैचेस हैं वो कुछ नहीं दिखेंगे। जहाँ जहाँ बस न्यूरल इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ दिखेगा और न्यूरल सप्लाई जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे सेंसरी मोटर लॉसेस होंगे। फिर इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं मैड्रिड क्लासिफिकेशन, जो हमने इंडियन क्लासिफिकेशन पढ़ा है अभी ऊपर 5 टाइप्स का। इसमें 5 टाइप्स हैं, तो उसमें से अगर हम पॉलीन्यूराइटिक को हटा देते हैं तो बचे जो 4 टाइप हैं वो हमारे इंडियन क्लासिफिकेशन में जो 4 टाइप बच रहे हैं वो हमारे मैड्रिड क्लासिफिकेशन में आते हैं, यानी कि इंडिटर्मिनेट, ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। अब फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे यूजीज़ के लिए, पीजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस पॉलीबैसिलरी वर्सेस मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। अब डिफरेंस कैसे देखेंगे, WHO ने क्या बोला था, पॉलीबैसिलरी मतलब नंबर ऑफ बैसिलाई इज़ वेरी लेस, तो 1 to 5। दूसरे में क्या है, 5 से ज़्यादा होंगे, यानी कि 6 से 10 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर नर्व इन्वॉल्वमेंट, अगर नर्व नहीं इन्वॉल्व है तो पॉलीबैसिलरी है, और एक या एक से ज़्यादा कोई मतलब नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो मत समझो कि मल्टीबैसिलरी है। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था ना, WHO क्लासिफिकेशन में लिखा था। फिर बैक्टीरियल लोड, अब जैसे जैसे पॉलीबैसिलरी क्या है, माइल्डर फॉर्म है, मल्टीबैसिलरी क्या है, सीवियर फॉर्म है। तो माइल्डर फॉर्म में क्या मिलेगा, आपको बैक्टीरिया बहुत कम मिलेंगे, यानी कि बैक्टीरियल लोड कम होगा, और मल्टीबैसिलरी में बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होगा, यानी कि मोर बैक्टीरिया मिलेंगे स्लिट स्किन स्मीयर में। फिर
आपको अगर लैब टेस्ट में देखेंगे वैसे भी आपका जो हाँ जब लैब टेस्ट होगा तो आप उसमें बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे और इसमें मल्टीबैसिलरी में बैक्टीरिया मिलेंगे इसमें स्मीयर में। इम्यून रिस्पांस, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस में ज़्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली इसमें पॉसिबैसिलरी में, क्योंकि पॉसिबैसिलरी में कम बैक्टीरिया हैं और कम बैक्टीरिया हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छे से लड़ रही है और वो बैक्टीरिया को किल कर दे रही है। तो हम जब स्मेयर में देखेंगे तो कम बैक्टीरिया दिखेंगे, तो हमारी इसका मतलब है कि CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मल्टीबैसिलरी में उल्टा होगा, अगर हम बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, लेकिन इसमें जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो हमारी स्ट्रांग होती है। कौन सा केस ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा सीवियर है मल्टीबैसिलरी वाला, और पॉसिबैसिलरी वाला कम इन्फेक्शियस होगा। क्लिनिकली अगर हम देखें तो सीवियर कौन ज़्यादा होगा, तो वो भी मल्टीबैसिलरी ज़्यादा सीवियर होगा और वो जनरलाइज होगा। अभी हमने पिक्चर में भी देखा कि डिससेमिनेटेड जनरलाइज नोड्यूल दिख रहे थे और पॉसिबैसिलरी में हमारे लेस सीवियर और लोकलाइज नोड्यूल दिख रहे थे, जैसे ट्यूबरकुलाइड में था। तो अब पॉसिबैसिलरी लेस सीवियर है तो इसका हम ट्रीटमेंट अगर शुरू करेंगे तो ट्रीटमेंट भी कम टाइम के लिए चलेगा, क्योंकि कम टाइम में ही रिस्पॉन्ड कर जाएगा। तो 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। और मल्टीबैसिलरी में जो ट्रीटमेंट होता है वो सीवियर फॉर्म है, तो हमें ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, 12 महीने या उससे ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चाहिए। रिलैप्स होने के चांसेस किस में होते हैं? रिलैप्स मतलब वापस से डिजीज़ हो गई है, ट्रीटमेंट के बाद क्योर हो गया, क्योर के बाद वापस से डिजीज़ हो गई, तो इसके चांसेस पॉसिबैसिलरी में कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बैक्टीरिया कम थे। फिर हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे दिया अच्छे से। अगर पेशेंट ने प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट ले लिया तो फिर रिलैप्स होने के चांसेस, दोबारा से डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लोअर चांसेस हैं। और मल्टीबैसिलरी में अगर पेशेंट ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 12 महीने का ट्रीटमेंट तो या उससे ज़्यादा भी चल सकता है, तो उस केस में ये रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पॉसिबैसिलरी में कौन कौन सा आएगा कैटेगरी? अगर हम रिडले चॉपलिंग देखेंगे तो TT और BT यानी कि ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी और बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी, जिसको हम अगर बैक्टीरियल इंडेक्स के फॉर्म में बोलेंगे तो बैक्टीरियल इंडेक्स अगर हमारा 2 से कम है तो वो हमारा पॉसिबैसिलरी में आएगा, और अगर 2 से ज़्यादा है तो वो हमारा मल्टीबैसिलरी में आएगा। मल्टीबैसिलरी में 3 टाइप हैं रिडले चॉपलिंग के: लेप्रोमेटस लेप्रेसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी एंड बॉर्डर लाइन लेप्रेसी या फिर मिड बॉर्डर लाइन लेप्रेसी। So thank you for today, and I have given certain links. If you want to read further, then you can go through them. Thank you very much.